आज का हमारा टॉपिक है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में 9 मार्क्स के अंदर 99.99% ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, देखो क्या है कि लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने प्रेजेंस ऑफ ईथर के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि अगर हम ऐसा सोच लें कि हमें कोई एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ढूंढना है, तो हम बोल रहे थे कि मान लो कि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हमने ल्यूमिनीफेरस ईथर नाम दिया था। ठीक है, तो उसी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए माइकलसन और मॉर्ले नाम के साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया इसका एम क्या था वो आपको लिखना है। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज डन टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ अर्थ relative to ether by measuring the velocity of light in different directions on the surface of earth। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रेजेंस ऑफ ईथर को डिटेक्ट करने के लिए किया गया था, और उस ईथर के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम मेथड जो यूज़ करेंगे वो ये करेंगे कि हम अर्थ की मोशन को मेज़र करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईथर, और हम डेटरमिन करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्योंकि अगर ईथर प्रेजेंट होगा तो जो वेलोसिटी की लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रहेगी, और अगर इस तरह से आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग है तो कुछ ना कुछ हम लाइट का फिनोमिना यूज़ करके ईथर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, इफ़ वी गॉट सक्सेसफुल इन डिटेक्शन ऑफ अर्थ्स मोशन रिलेटिव टू ईथर, अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं अर्थ की मोशन को ईथर के विद रिस्पेक्ट स्टडी करने में, वी विल बी एबल टू कंक्लूड दैट ईथर इज़ ए फिक्स फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम किसी तरह से ये डिटेक्ट कर पाएँ कि जो लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करती है, इसका मतलब ईथर नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट है, और अगर ईथर प्रेजेंट है मतलब ईथर को आप एज अ फिक्स फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हो। फिक्स फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने का मतलब एक ऐसा फ्रेम जहाँ पर एब्सोल्यूट मोशन ऑफ बॉडीज़ कैन बी डेटरमाइंड, जहाँ पर आप किसी भी बॉडी की एब्सोल्यूट मोशन को डेटरमाइन कर सकते हो। आपको पता है क्योंकि आप अर्थ को एज एन एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं मान सकते, क्योंकि अर्थ हर वक्त सन के चारों तरफ भी रोटेट करता है और अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो इसी मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए हमने एक ईथर नाम के सब्सटेंस की प्रेजेंस को एज्यूम किया था, जो कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया माइकलसन और मॉर्ले ने, तो इस एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो क्योंकि हमने ये कहा कि इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ लाइट को कंसीडर करेंगे, और लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फिनोमिना जो होते हैं वो यही होते हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को मेज़र करे, और इसी वजह से यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया उसको हमने नाम दिया माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरेंस में आप लोगों को अगर याद है तो हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं जिसको दो स्प्लिट, एक स्क्रीन लेते हैं जिसमें दो स्प्लिट्स बनाते हैं। जब ये वेव फ्रंट्स जाते हैं तो हेगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक वेवलेंथ एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगा। इन सोर्सेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको पैटर्न प्राप्त मिलेंगे, उन पैटर्न के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्क्रीन के ऊपर अगर आपके पास वेव्स इस तरह से पहुंचती हैं कि दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा होता है, तो हम बोलते हैं कि हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। मतलब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कुछ इस तरह से कि मान लो एक वेव फॉर्म गया इस फेज़ में, दूसरा वेव फॉर्म भी अगर आपको सेम फेज़ में मिल रहा है तो दोनों के दोनों कंबाइन होकर आपको एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगे और आप कहोगे कि हमें ब्राइट फ्रिंज मिली। ठीक है, पर अगर इन दोनों बीम्स के यहाँ स्क्रीन तक पहुँचने में पाथ डिफरेंस n+1 λ/2 हाथ द पाथ डिफरेंस ऑफ वेव लेंथ मिलता है, तो आपको कुछ इस टाइप से वेव फ्रंट मिलेगा। एक वेव गई इस तरह से और दूसरी गई 180 के फेज रिवर्सल पर, और दोनों वेवलेट एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और आपको एक डार्क फ्रिंज मिलेगी जिसको हम बोलते थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है,
तो इतना क्लियर है। देखो सबसे पहले आपको एम बताना है कि आपने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया। आप देखना चाहते थे ईथर प्रेजेंट है या नहीं, और वो आप देखोगे कैसे, वेलोसिटी की लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कंसीडर करके। अगर आप इस चीज़ को डिटेक्ट करने में हो जाते हो सक्सेसफुल, तो आप ये कह सकते हो कि ईथर एक फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। ये सब काम करने के लिए आपने प्रिंसिपल क्या यूज़ किया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर जो सेट करना है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, उसको आपने सबसे पहले कैसे सेट करना है। सबसे पहले आप लोग एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट दिस, ठीक है। लाइट को आप पैरेलल बीम की फॉर्म में आगे फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, जो भी ये लाइट आ रही थी उनको उनको पैरेलल बीम्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक प्लेट आप लोगे P, इस प्लेट का नाम है P, जिसको हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर आप रखोगे और एक साइड से आप इसको सिल्वर पेंट कर दोगे। दिस इज द स्टेप 1 ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर सेटअप। देन नेक्स्ट सेटअप में आप क्या करोगे, जो लाइट आपने यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली थी उसको जब आपने प्लेट P पर डाला तो प्लेट P पर आने के बाद वो लाइट दो पाथ में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। एक पार्ट होगा रिफ्रैक्शन की वजह से और एक पार्ट होगा रिफ्लेक्शन की वजह से। ये आप बेसिकली 12th क्लास में पढ़कर आए हो कि कोई भी लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है तो वो दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है, वन ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड अनदर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इस बिहाफ पर हमने ये कहा कि जब ये लाइट यहाँ से इस प्लेट से टकराएगी तो एक पार्ट तो इसका ड्यू टू रिफ्रैक्शन M1 की साइड चला जाएगा एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन यहाँ से इससे टकराएगा और वापस अपना पाथ चेंज करेगा और सेम मीडियम में आ जाएगा टुवर्ड्स द मिरर M2। इसमें हम दो मिरर सेट करेंगे, मिरर M2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और हमने मिरर M1 सेट किया है पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ बीम में। ठीक है, ये था आपका सेकंड स्टेप। इसके बाद क्या करोगे, हम ये मानकर चलेंगे कि जो मिरर M1 है और जो मिरर M2 है दोनों ही सेम डिस्टेंस पर हमने रखे हैं फ्रॉम द प्लेट P। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में आपकी कंस्ट्रक्शन बनी कि आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से आपने बीम को पैरेलल किया, एक प्लेट P के ऊपर जब आपने डाला तो आपने देखा कि इसमें से एक पार्ट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला गया मिरर M2 की साइड, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ और आगे चला गया मिरर M1 की साइड। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि क्या हो रहा है कि हमने दोनों मिरर का डिस्टेंस हम सेम एज्यूम करके चल रहे हैं L एंड L। ठीक है, जब बीम आपकी ऊपर गई तो यहाँ से जब इस मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग बीम रिफ्रैक्ट हुई तो मिरर ने एक बार इस मिरर को यहाँ से कवर किया। ठीक है, फिर ये ऊपर गई, सेकेंड टाइम उसने इस मिरर को कवर किया, वापस जब इस मिरर से टकरा के नीचे आएगी तो फिर एक बार फिर ये इस मिरर को ट्रेस करेगी और देन हम उसको यहाँ पर टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। मतलब आपने क्या देखा कि जो बीम B2 है वो इस प्लेट P को 3 बार क्रॉस कर रही है टेलीस्कोप तक आने में। एक बार दोबारा से समझो कैसे ये 3 बार किया। एक बार बीम यहाँ से यहाँ तक गई है, ठीक है, 1 टाइम, देन ये ऊपर जा रही है तो इसने एक बार इस थिकनेस को कवर किया 2 टाइम्स, मिरर से टकरा कर वापस जब ये इधर आई तो इसने फिर से इस थिकनेस को क्रॉस किया 3 टाइम एंड देन हमने इसको यहाँ टेलीस्कोप में ऑब्जर्व किया। ठीक है, पर जो बीम B1 है वो जब M1 की साइड गई तो उसने मिरर को सिर्फ एक बार ऐसे क्रॉस किया, वापस आई और हमने उसको यहाँ ही टेलीस्कोप से डिटेक्ट कर दिया। मतलब हमने अपने सेटअप में एक एरर रख दिया कि बीम B2 तो 3 बार इस ग्लास प्लेट को कवर कर रही है और बीम B1 सिर्फ एक बार इस ग्लास प्लेट को कवर कर रही है। तो इस हमारी जो लिमिटेशन है उसको कम करने के लिए एज्यूम कर लिया कि हमने सेम थिकनेस की एक और प्लेट B1 के पाथ में इंसर्ट कर दी ताकि क्या हो कि B1 भी इस प्लेट को 3 बार कवर करे। देखो एक बार तो यहाँ से जाते समय कर दिया, दोबारा फिर इसने यहाँ से इसको क्रॉस करते समय कर दिया, जब इससे टकरा कर ये वापस आएगी तो एक बार फिर से इसने इसको क्रॉस किया और यहाँ से हम इसको टेलीस्कोप में ऑब्जर्व कर लेंगे। मतलब हमने अपनी तरफ से कहीं कोई पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो यही हमने लिखा है कि B2 को पास करता है मिरर थ्राइस, B1 passes only once। इसको ओवरकम करने के लिए हमने एक अनदर प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी इन द पाथ ऑफ B1। अब हम क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे कि बीम ने मिरर M1, यहाँ से ये जो बीम जा रही थी इस तरह से B1 M1 की साइड, उसने
B1 से M1 तक जाने में कितना टाइम लिया, दैट इज नोन एज T1। और हमने प्लेट से जो बीम ऊपर की साइड गई थी, मिरर M2 की साइड B2 M2, उसने कितना टाइम लिया, दैट वाज नोन एज T2। ठीक है, तो पहले हम T1 कैलकुलेट करते हैं कि B1 ने M1 की साइड जाने में टोटल कितना टाइम लिया T1। तो देखो T1 कैलकुलेट करने के लिए टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जब आपकी बीम प्लेट P से इधर गई मिरर M1 की साइड, ठीक है, मान लो कि जो आपकी लाइट है वो चल रही है इस डायरेक्शन में और मोशन ऑफ अर्थ भी क्या है, इस डायरेक्शन में। तो स्पीड ऑफ लाइट आपने एज्यूम किया c, वेलोसिटी ऑफ अर्थ आपने एज्यूम किया v, और रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगी वो बन जाएगी c माइनस v। ये कब हुआ, जब आपकी लाइट ट्रैवल कर रही थी P2 M1। ठीक है, तो हमने लिखा कि P2 M1 जो स्पीड होगी वो होगी c माइनस v। अब जब लाइट M1 से स्ट्राइक करके वापस जा रही होगी तो आपकी रिलेटिव स्पीड बनेगी c प्लस v। ठीक है, तो हमने लिखा रिलेटिव स्पीड ऑफ M1 टू P इज c प्लस v, और हमने टाइम कैलकुलेट कर दिया डिस्टेंस अपॉन c माइनस v प्लस डिस्टेंस अपॉन c प्लस v। कैलकुलेट करोगे आपके पास आ गया 2lc अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में से c स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर आपके पास बचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देन इस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को अगर न्यूमिरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर बन गई ये -1। और बायोनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जब आपके पास 1 के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में न्यूमिरेटर में बहुत छोटा फैक्टर होता है, v इज मच स्मॉलर देन c एज कम्पेयर टू c, तब इस -1 साइन को अंदर की साइड इंक्लूड करके ये -1 माइनस से इंक्लूड होकर ये बना देगा प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम T1। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, हमें निकालना है टाइम T2। T2 कौन सा टाइम है, जो बीम B2 ने लिया मिरर M2 तक जाने में। अब देखो यहाँ एक बात आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ कॉन्स्टेंटली मोशन में है, तो ऑब्वियसली है कि B2 जब यहाँ से ऐसे ट्रैवल करना चाहेगी M1 की साइड, तो जब तक ये M1 तक पहुंचेगी मिरर M1 अपनी पोजीशन को अर्थ की मोशन की वजह से M1 से M2 से M2 डैश तक शिफ्ट कर देगा, और जो बीम है वो कुछ इस तरह से जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, बीम B2 प्लेट P से स्ट्राइक होकर इस तरह से गई, देन वो वापस इस तरह से आई, एंड देन हमने उसको टेलीस्कोप T2 में ऑब्जर्व किया। अब इस सिचुएशन में क्योंकि आप देख रहे हो कि देखो एक्चुअल में लाइट इधर जा रही थी विद स्पीड c, और जो अर्थ है वो मोशन कर रही थी इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, पर रिलेटिव मोशन हमारा बना है इस डायरेक्शन में। और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं कि इस डायरेक्शन में जो स्पीड बनेगी वो बनेगी अंडर द रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। सिमिलर वे में जब आपकी लाइट M2 से नीचे की साइड आएगी तब फिर से आपकी जो स्पीड बनेगी वो बनेगी c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में अब जब हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम T2 विल बी इक्वल टू, लेंथ विल अगेन कंसीडर टू बी सेम, लेट दैट इज 2l अपॉन अंडर द रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। फिर से c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर में से c स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, अंदर बचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ। अगेन दिस फैक्टर को आप न्यूमिरेटर में लेकर जाओगे तो ये पावर बन गई -1/2। बायोनोमियल के कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो माइनस इंटू -1/2 बन गया +1/2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या किया, आपने बीम का टाइम निकाल लिया, B से M1 तक जाने में टाइम T1 और फिर B से M2 तक जाने में टाइम T2। हमें देखना है इन दोनों टाइम्स के बीच में क्या डिफरेंस आया। तो डिफरेंस देखने के लिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, आप T1 माइनस T2 को सॉल्व करोगे, ये आ गया आपके पास टाइम डिफरेंस। और टाइम डिफरेंस को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ गया पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हुए ही हम डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट में कुछ पाथ डिफरेंस आ रहा है, ये पाथ डिफरेंस हो सकता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, या हो सकता है कि ये पाथ डिफरेंस हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, मतलब इधर डार्क और ब्राइट फ्रिंज तो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, पर क्या हुआ कि जब आपने ऑब्जर्व किया टेलीस्कोप से तो आपको कोई भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नहीं मिली।
कोई भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ना मिलने का मतलब कि टेलीस्कोप ने दोनों बीम के ट्रेवल में कोई पाथ डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अपने पूरे सेटअप को रोटेट करवा दिया। जो पोजीशन पहले M1 की थी उसको 90 डिग्री रोटेट किया, मतलब इसको घुमा के यहाँ ले आए, और जो यहाँ M2 की पोजीशन थी उसको घुमाकर M1 की पोजीशन पर ले आए। तो 90 का रोटेशन देने से क्या हुआ, पाथ डिफरेंस डबल हो जाना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर हम पाथ डिफरेंस को डबल भी कर दें, स्टिल नो फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, कोई फ्रिंज हमने ऑब्जर्व नहीं की। और हमारा जो टेलीस्कोप हमने इस इन एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था वो इतना सेंसिटिव था कि अगर 1/100 टाइम भी फ्रिंज में शिफ्ट आता है या कोई फ्रिंज बनती है तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो ऑब्जर्व होना चाहिए था। पर हमने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने अलग अलग डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट को कंसीडर किया, स्टिल वी ऑब्जर्व नो फ्रिंजेस, नो पाथ डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, फ्रिंजेस को देखने के लिए, वो एक्चुअली फेल हो गया। और ये जो फेलियर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट थी, दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट टू कंक्लूड अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब देखो हम इसके नेगेटिव रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने देखा कि इसमें कोई शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हो सकता है कि जैसे जैसे अर्थ मूव किया हो ईथर भी इसके साथ साथ ऐसे मूव कर गया हो, इस वजह से हमने कोई फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक है, पर इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या किया, हमने सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर जाकर, कि अगर माउंटेन होंगे तो देखो अर्थ का सरफेस तो ये होता है, अगर अर्थ के सरफेस के पास ईथर था और ये इसके साथ साथ रिलेटिव मोशन कर रहा था तो ऑब्वियस है माउंटेन के ऊपर तो ऐसा कोई फर्क नहीं आना चाहिए। पर जब हमने माउंटेन्स पर इस एक्सपेरिमेंट किया तब भी हमें कोई फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ, हमें सेम रिजल्ट मिले जो हमें पहले मिले थे। फिर किसी और साइंटिस्ट ने सोचा कि हो सकता है कि भाई अर्थ जो है ना वो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करती रहती है, कभी वो अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है और कभी वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। तो उन्होंने सोचा हो सकता है इस वजह से फ्रिंज शिफ्ट ना आया हो। पर इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया गया जब हमने इस सेम एक्सपेरिमेंट को अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पर, मतलब कभी इसको अर्थ के पोल्स पर ले जाकर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कभी हमने इक्वेटर्स पर जाकर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, पर स्टिल हमें सेम रिजल्ट मिले। थर्डली, एक लॉरेंट्स और फिट्जगेराल्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस एज्यूम की। उन्होंने कहा कि ना हो सकता है कि जब आप ये इस तरह से पाथ को L मान रहे हो, इधर जाते समय भी आप मिरर का डिस्टेंस L मान रहे हो, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जब अर्थ रिवॉल्व कर रही थी ना तो ये L जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होकर L√(1-(v²/c² बन गया हो, इस वजह से कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए हमें नेगेटिव रिजल्ट मिला। तो ये भी उसकी एक जस्ट हाइपोथेसिस थी कहने की कि अगर इस तरह से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई तब कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आया। तो उन्होंने एज्यूम किया कि कुछ इस तरह से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना हैपन होता है जिसकी वजह से नो शिफ्ट ऑब्जर्व हुआ। फिर एक आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर हम ये मान लें कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो स्पेस में हर जगह सेम होती है, अगर ऐसा हम एज्यूम कर लें तो हम वेलोसिटी को यूनिवर्सल कांस्टेंट मान सकते हैं। और अगर ऐसा मान लें तो जो एक्सपेरिमेंट किया है वो 100% फेलियर है। ठीक है, मतलब एक तरह से रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट हमारा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है पर वो स्टिल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट प्रूव हुई। अचीवमेंट इसलिए कि ईथर नाम का कोई सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, ये कंक्लूड हो गया। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकले, कंक्लूजन ये निकले कि ईथर हैज़ नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। जितना भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें कहीं से भी ईथर नाम के सब्सटेंस की प्रेजेंस का कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी नहीं मिला। ठीक है, इसका मतलब नो सच थिंग एग्जिस्ट वेयर वी कैन स्टडी एब्सोल्यूट मोशन। दूसरा कंक्लूजन क्या मिला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम इन ऑल डायरेक्शन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर। मतलब ये जो चार हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट की बातें की, इन चारों से ये